हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कंसिडरेशन टॉपिक पर है। यस, कंसिडरेशन टॉपिक इस वीडियो में हम लोग एट लेंथ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन के बारे में समझेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से एस्पेक्ट्स है जिस पर फोकस करना है, हम उसके बारे में सीखेंगे। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में समझेंगे। और ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट, एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन एज सच पूरा हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस क्विकली स्टार्ट व्हाट इज कंसिडरेशन और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त क्या रोल प्ले करता है। नाउ if you see in consideration, these are the main four areas where we'll be focusing. The first is the meaning and definition. The second is the legal rules. The third, no consideration, no contract. And the fourth, that is your doctrine of privity of contract, that is stranger to contract वाला part. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. Now, in simple words, consideration का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। इसे हम लोग फ्रेज के फॉर्म में कहते हैं क्विड प्रो क्यू। सो क्विड प्रो क्यू का ही मतलब है समथिंग इन रिटर्न। अब ये मैंने आपको मेरे इंट्रो वीडियो में, हमने जो पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस और उसके बाद जो तीसरा आता है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जब आप एक दूसरे के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में साथ में एंटर हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपको भी उसके लिए कुछ करना है, वो आपके लिए कुछ करेगा और उसी को हम कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। मैंने उस वीडियो में भी आपको ये स्पेसिफिकली कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोर्ट में आप पागल हो जाओगे, सामने वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर वो इसी बात पर लड़कर जीत जाएगा कि जबकि आपके तरफ से कोई कंसिडरेशन, आपके तरफ से उसको कोई बेनिफिट था ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं है। इसीलिए एक्ट भी ये रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। नाउ कंसिडरेशन अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये क्या है? इट इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। तो प्रोमिसर ने जो भी करने का या नहीं करने का वादा किया है उसकी रिटर्न में जो हम उसे कुछ कंडक्ट से या मनीज वर्थ से देते हैं उसे कहते हैं कंसिडरेशन। क्लियर है? नाउ द वर्ड consideration was described in a very popular case which is Missa versus Curry. इसमें यह क्लियरली कहा गया था कि कंसिडरेशन का मतलब ऐसा कोई अधिकार, अ राइट, एन इंटरेस्ट, प्रॉफिट और एनी बेनिफिट जो एक पार्टी को मिलेगा या तो फिर फॉरबिडेंस, सैक्रिफाइस, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन लिया या जो लॉस होने वाला था उससे बचाया, ये सारी चीजों को हम बोलेंगे कंसिडरेशन के एम्बिट, कंसिडरेशन के स्कोप में आता है। मतलब सिर्फ जरूरी नहीं कि कोई, अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सामने वाला हमें उसके लिए पैसे ही दे। वो मनी हो सकता है, वो कोई राइट हो सकता है, वो कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो कोई प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, या कोई भी तरह का बेनिफिट पास ऑन किया जा सकता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो फिर कंसिडरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज डी के हिसाब से, तो डेफिनेशन क्या कहती है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। डेफिनेशन सबसे पहले कहती है द कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। देखिए मैं जो बॉक्स कर रहा हूं, जो नंबर डाल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेफिनेशन को तोड़ रहा हूं। पहला पॉइंट ये कहता है कि कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है हम थोड़ी देर में आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। और
सामने आइदर इट कैन बी promisee or any other person which have promised to do something or have promised not to do something, or they have done something or they have promised कि वो नहीं करेंगे, या फ्यूचर में उन्होंने कुछ करने या ना करने का आपको प्रॉमिस दिया है। इस तीन से भी एक चीज समझ में आती है कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये भी मैं आपको अभी आने वाले एक दो स्लाइड में एग्जांपल से समझाऊंगा। इसका मतलब मेरे को ये डेफिनेशन से तीन बातें समझ में आई। पहला, द कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकेंड, इट कैन आइदर बी फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एंड थर्ड, द कंसिडरेशन कैन आइदर बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या ये तीनों ही पॉइंट्स आपको डेफिनेशन में समझ में आए? अब मैं आपको एक एक पॉइंट किया इसमें आपको एग्जाम्पल से भी समझाता हूं। पहले हम लोग इस डेफिनेशन का एक तरह से इन डेप्थ और समझ लेते हैं। इफ यू सी, यहां पर मैंने जो पीछे हमने डेफिनेशन किया उसको समराइज कर रखा है, तो किसी को अगर अपने नोट्स बनाने तो वो कर सकता है कि डेफिनेशन से ये समझ में आता है कि कंसिडरेशन का मतलब कुछ करना सामने वाले के लिए या कुछ ना करना, जो कि मैंने पीछे भी कहा पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, यस और नो। प्लस मैंने कहा कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। और फोर्थ, कंसिडरेशन में आइदर मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जैसे मैंने पूरी बताया, कुछ करना या नहीं करना, जो कि पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो डेफिनेशन में पहले ये जो चीजें हमें समझ में आई, अब उसे एग्जाम्पल से भी आगे समझेंगे। यहां पर अब आप एक एक चीज समझिए। सबसे पहला पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब इसका मतलब क्या है, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग में अटक गया था और उस बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है। अब मैं बाजू की ही बिल्डिंग में रहता हूं और मुझे ये दिख कर आया कि देयर इज समवन हु इज इन ट्रबल, तो मैं भागकर उसे बचाने गया। और मैं जब उसको बचाकर बिल्डिंग से बाहर लाया तो मैंने उसको कहा कि जबकि मैंने आपकी जान बचाई है, आई थिंक यू शुड रिवॉर्ड मी, यू शुड गिव मी समथिंग। अब मेरा आपसे ही सवाल है, क्या सामने वाला हमें कुछ देगा? क्या उसका देना बनता है या नहीं बनता? अगर आप एथिकली मॉरली जवाब देंगे तो आप कहेंगे ऑब्वियसली देना बनता है, कोई हमारी जान बचा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो देना बनता है। बट अगर आप लीगली देखेंगे तो रूल कहता है कि वो हमें कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं है। बिकॉज मुझे बताइए, क्या उसने मुझे बोला था क्या कि मेरे को बचा? नहीं, ये तो मैंने खुद से किया है। इसका मतलब कहना है इसे, क्या कंसिडरेशन वॉज मूव्ड एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर इन दिस केस? नो, सामने वाले ने कभी कुछ बोला ही नहीं कि मेरे लिए ये करो या मेरी जान बचाओ। और अगर आपने वो किया तो इतना याद रखना कि दैट कंसर्न पर्सन इज नॉट लायबल टू पे और गिव एनीथिंग टू यू। इसका मतलब ये सरल है कि अगर आप जीवन में किसी के लिए कुछ भी उसके बोले बिना अगर करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रिवॉर्ड देगा, तो इट इज रॉन्ग। लीगली इज नॉट लायबल बिकॉज द रूल सेज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। इसका बेसिक, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब यह है कि जब तक सामने वाला हमें कुछ बोलता नहीं है कि तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे को दूंगा, और फिर अगर आप वो करें तो हम मान लेंगे कि भाई सामने वाले ने कहा था, द कंसिडरेशन वाज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर एंड देयरफॉर आई हैव डन दिस, एंड उसके लिए अब ही इज लायबल, उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर आप इस एग्जाम्पल को फोकस करेंगे तो ये कहता है आर ने एस के गुड्स बचाए फ्रॉम फायर विदाउट बीन आस्क्ड टू डू सो। तो कंक्लूजन है, आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस एज यू हैड डन इट वॉलंटरीली। आपको किसी ने बोला नहीं था, आप खुद होशियार बनकर किसी के लिए करने गए और ऑब्वियसली उसने आपको कभी नहीं बोला था, तो वो कंसर्न पर्सन लायबल नहीं होगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? यहां पर एक इसी के ऊपर एक बहुत फेमस केस लॉ है, और वो केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, जहां पर डी ने बी को प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू सम कमीशन ऑन सम आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड थ्रू द एजेंसी इन द मार्केट. Now the market was constructed by P,
बट इट वॉज ऑन द डिजायर ऑफ द कलेक्टर, उस पर्टिकुलर एरिया का जो कलेक्टर है उसके हिसाब से था, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दैट इज डी। तो नाउ क्या डी इज लाइबल? नो, डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस वॉइड। तो याद रखना है कि इधर द कंसिडरेशन शुड मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब ये सेकंड पॉइंट्स को समझिए। पहला तो आपको समझ में आ गया कि किसी ने कुछ बोला तो ही। अब सेकंड क्या है? द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। हु इज एनी अदर पर्सन? जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी नहीं है, बट कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, विच वॉज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दोनों में से कोई भी चलेगा, डज सम एक्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। इसका मतलब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन अलाउड है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन अलाउड है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है। अब उसको हम यहां पर एक एग्जाम्पल से देख लेंगे। इस केस लॉ बहुत फेमस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब ये केस लॉ में क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक ओल्ड लेडी थी जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसकी डॉटर के नाम कर दी। ओके, मतलब देयर वॉज अ कंसिडरेशन दैट पास फ्रॉम द ओल्ड लेडी टू द डॉटर, और इन रिटर्न उस ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को कहा कि तुझे कंपलसरी हर महीने एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट तेरे मैटरनल अंकल को देना पड़ेगा, तो ही मैं यह प्रॉपर्टी तेरे नाम करूंगी। तो उस डॉटर ने उसे कहा कि ओके डन, आप मुझे आपकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मुझे पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो, एंड इन रिटर्न मैं एक सर्टन सम, एक फिक्स सम अंकल को दूंगी। क्लियर है? अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? ओल्ड लेडी और उसकी डॉटर के बीच में। ठीक है? ऑन द सेम डे उस डॉटर ने उस डीड, उस एग्रीमेंट को बनाया और एन्युटी पे करना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद द डॉटर स्टॉप्ड गिविंग द एन्युटी टू द अंकल। कुछ समय बाद उसने वो देना बंद कर दिया। तो अंकल ने कोर्ट में केस कर दिया कि इसने मुझे जो बोला था कि भाई एन्युटी मिलेगा वो देना बंद कर दिया। तो अब पहला सवाल तो ये है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? ओल्ड लेडी और डॉटर के बीच में। हम पर केस कौन कर रहा है? अंकल। पहली बात तो अंकल ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, फिर भी वो केस कर रहे हैं। तो मेरे को पहले ये बताइए, क्या ये सही है? क्या अंकल हम पे केस कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर ही इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। आर यू गेटिंग दिस? अब जब जज साहब ने बुलाया और बोला कि आप डॉटर को बोला कि भाई आप क्यों नहीं पे कर रहे हो एन्युटी, तो उसने कहा कि मैं क्यों पे करूं, जबकि कंसिडरेशन अंकल की तरफ से मुझे क्या मिल रहा है कि मैं उन्हें हर टाइम एक फिक्स एन्युटी अमाउंट दूं। तो जज ने जब पूरी चीज को समझा तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, आपको अपने अंकल को एक फिक्स अमाउंट देनी ही पड़ेगी, बिकॉज भले ही अंकल के तरफ से कोई कंसिडरेशन ना हो, लेकिन आपको इन रिटर्न पहले ही ओल्ड लेडी ने पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, विच इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम यू। आई बात समझ में? तो यहां पर तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अलाउड। और अब ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा जो पीछे हमने पढ़ा अभी, ये वाला पॉइंट कि आइदर द डिजायर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तो ठीक है, but the consideration should be an act which can either be from the promisee or any other person। समझ गया? मतलब ओल्ड लेडी और अंकल। क्लियर है? थर्ड, अभी थर्ड का मतलब है यहां पर एक तो एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो सकता है। अभी आपको एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, ये पहले ही हमारा एक वीडियो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बता दिया गया था। एग्जीक्यूटेड का मतलब हो चुका, एग्जीक्यूटरी का मतलब बाकी है। तो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन का मतलब देयर इज अ प्रॉमिस, और वहां पर जो है
कुछ पार्ट अभी भी पेंडिंग है। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का मतलब है कि एक का प्रॉमिस हो चुका है, अब दूसरे का पेंडिंग है। तो यहां पर अगर आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, ए पेज 5,000 टू बी एंड बी प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे इसके बदले कुछ क्वांटिटी ऑफ व्हीट 1 महीने बाद दूंगा। तो कैन आई से इन दिस केस ए ने तो अमाउंट आज ही पे कर दिया है, मतलब उसने तो अपना प्रॉमिस आज ही निभा दिया है। लेकिन बी ने अभी तक अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। बी का प्रॉमिस क्या है कि मैं तुझे व्हीट दूंगा, वो कब देगा? 1 महीने बाद। इसका मतलब कैन आई से ए के तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट है इट्स एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड बी के तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, बिकॉज बी के तरफ से जो कंसिडरेशन है वो अभी तक पास ऑन नहीं किया गया है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमने पीछे भी देखा था। अब इसका भी मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूं। फ्यूचर का तो आपने अभी ही एग्जाम्पल देखा कि आज हमने किसी को पैसे दिए और उसने हमें यह प्रॉमिस किया कि इन पैसों के बदले मैं आपको 1 महीने बाद व्हीट दूंगा। Now that is an apt example of a future consideration, जहां पे one party to the other party says that subsequent to the making of contract, I will give you something in return, but sometime later in future. Present consideration का मतलब क्या? मेरे तरफ से भी आज पास ऑन होगा, आपके तरफ से भी आज पास ऑन होगा। एग्जाम्पल, कैश सेल्स, पैसे आज देते हैं और माल भी आज उठाते हैं। अरे यस और नो? एवरीबडी। लेकिन व्हाट इज पास्ट कंसिडरेशन? अब पास्ट कंसिडरेशन का मतलब है आपने आज किसी को कोई चीज, पैसे का या कुछ चीज का प्रॉमिस किया, बट उसके तरफ से कंसिडरेशन पहले से ही पास ऑन हो चुका है। अब आपको मैं पीछे ही 5 मिनट पहले वाले एक एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको याद है, मैंने किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन बिल्डिंग में ड्यू टू फायर फंस गया था, जिसको मैंने बाहर निकाला, राइट? अब निकालते ही मैंने तो कुछ नहीं कहा, उसने ही मुझे कहा कि आई एम थैंक यू वेरी मच, आई प्रॉमिस टू पे यू 5,000 रुपीज फॉर दिस एक्ट। अब यहां पर पहली बात तो समझिए, 10 मिनट पहले मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप किसी को डिमांड करते हो तो क्या वो सामने वाला आपको लायबल है? हमने क्या कंक्लूड किया था? नहीं। क्यों? बिकॉज द प्रॉमिस शुड मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। वहां पर हमारे तरफ से वॉलेंट्री एक्ट था, उसने कभी बोला ही नहीं था। लेकिन अब जबकि हमने उसको बिल्डिंग से बाहर निकाला और उसने आते ही पहले बोल दिया कि थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, आई विल पे यू 5,000 रुपीज। अब उसने हमें प्रॉमिस किया है, तो अब आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको ये हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। कल जाकर वो ना कह देता है, वो कोर्ट में ये प्रूफ करता है कि मैं इसको 5,000 रुपीज क्यों दूं, इसके तरफ से मुझे क्या रिटर्न में आ रहा है? तो हम बोल सकते हो कि इसके रिटर्न में इट वॉज सेविंग हिज लाइफ विच वॉज ऑलरेडी डन इन द पास्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। इसका मतलब अगर आपने किसी की जान बचाई है, अगर मैं उस एग्जाम्पल को फिर से एक बार कंक्लूड करूं, और अगर आप सामने से मांगते हो तो ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव यू, बिकॉज उसने कभी बोला ही नहीं था ये आपको करने के लिए, लेकिन आपने कर दिया और उसके बाद अब उसने प्रॉमिस किया आपको कि ओके आई विल गिव यू 5,000 रुपीज, तो अब उसको देना पड़ेगा, बिकॉज अब जबकि उसने प्रॉमिस किया है और उसके लिए हमारे तरफ से कंसिडरेशन विच वॉज सेविंग हिज लाइफ हैज ऑलरेडी बीन डन इन द पास्ट। Now that person is liable to pay us 5,000 rupees. क्लियर है? मतलब पास्ट कंसिडरेशन का मतलब है हमारे पार्ट से सामने वाले को पास्ट में ही कुछ पहले ही दे दिया गया है। प्रेजेंट का मतलब दोनों पार्टीज के तरफ से कुछ ना कुछ आज के आज एक्सचेंज हो रहा है, और फ्यूचर का मतलब हो सकता है कि हम सामने वाले को कहे कि मैं आपको आज 5,000 रुपए दे रहा हूं और सामने वाला कहता है कि ठीक है मैं आपको 1 महीने बाद ये दूंगा, या तो हम ऐसा प्रॉमिस कर देंगे कि आज से 1 महीने बाद मैं तुझे इतने पैसे दूंगा और तू मुझे इतने गुड्स देगा। क्लियर है? सो द कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नाउ consideration need not be adequate. Obviously, what is adequate can never be defined by law, right? किसी के लिए 5 करोड़ बहुत छोटी अमाउंट हो सकती है, किसी के लिए इट इज एवरीथिंग। तो कंसिडरेशन को कभी हम लोग मनी टर्म्स में नहीं तोल सकते,
किसी के लिए कोई चीज वैल्यूएबल होगी, किसी के लिए चीज कोई फालतू होगी। तो यहां पर एक्ट कहता है इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस फॉर विच वॉज एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिकॉग्नाइज एज हैविंग सम वैल्यू। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला हमें जो वैल्यू का दे रहा है हमने भी उसको वही वैल्यू का सेम देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है सामने वाला हमारे लिए 5 लाख का कुछ काम कर रहा हो और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि हम तुझे 5 रुपए देंगे, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ वर्क जो वो हमारे लिए कर रहा है। लॉ बस इतना कहता है देयर हैज टू बी कंसिडरेशन। लॉ विल नॉट जज यू, लॉ विल नॉट आस्क यू ऑन क्वेश्चन वेदर दैट ए पर्टिकुलर कंसिडरेशन वाज एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स ने प्रॉमिस किया कि मेरा 6 लाख का जो उसका वैल्यू था घर का, मैं वो 1 लाख में तुझे बेचूंगा। द एडिक्वेसी ऑफ प्राइस इन सेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजैक्शन वॉइड। कल जाकर अगर वो ब्रीच करता है और जज के सामने कहता है नहीं नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, मैं थोड़ी पागल हूं कि 6 लाख का घर किसी को 1 लाख में दूंगा, तो आप केस हार जाओगे। जज बोलेगा आपको आपने पहले प्रॉमिस क्यों किया, आपको अब वो घर बेचना ही पड़ेगा 1 लाख रुपीस में। आप कभी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते ऑन दी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत कम प्राइस में हाँ बोल दिया, या मैंने बहुत ज्यादा प्राइस कोट कर दिया, या बहुत कम कोट कर दिया, या मैंने बहुत कम प्राइस में हाँ बोल दिया या ना बोल दिया। कंसिडरेशन के ऊपर लॉ विल नॉट से एनीथिंग। इट इज ओनली लॉ ओनली मेक श्योर के देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द साइड। ऑब्वियसली अगर इस ट्रांजैक्शन में कोर्शन है, कोर्शन का मतलब मार पीट कर जबरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है ब्लैकमेल करना, मेंटली हरास करना, या आप पे कोई फ्रॉड हुआ है, देन इट्स अ डिफरेंट कॉल ऑल टुगेदर। बट अगर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड नहीं है और आपने फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद बाद में आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे से तो अभी यार गलत हो गया, मैंने कम अमाउंट के लिए हाँ बोल दिया, ज्यादा अमाउंट के लिए बोल दिया, तो सॉरी माय फ्रेंड, लीगली नाउ यू आर बाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव टू फुलफिल वॉट एवर ड्यूटीज, वॉट एवर ऑब्लिगेशंस यू हैव प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज एकदम क्लियर। द सिक्स्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूं फिर आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। The performance of act by a person who is legally bound to perform the same cannot be considered for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void for it without consideration. Hence, such a contract is void for want of consideration. ये क्या है आपको ये भी समझा देता हूं। Similarly, an agreement by a client to pay his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee in the event of success of the case of divorce, since it is without consideration. ये भी आपको पॉइंट समझा रहा हूं। But where a person promises to do more than what he is legally bound to do, such a promise provided is not opposed to public policy. Is a good consideration. It should just not be vague and uncertain. अब ये इसको मैं आपको एकदम प्रॉपरली बताता हूं इसका मतलब क्या है। अब थोड़ा सा आप देखिए, मैं स्क्रीन पे कुछ भी नहीं करूंगा, आप बस मेरे वॉइस को समझिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं कोचिंग में हूं, मैं एजुकेशन में हूं, और लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरी बैच है और मैं उसमें पढ़ा रहा हूं। ऑब्वियसली आई एम गिविंग माई सर्विसेज एंड यू आर पेइंग मी फॉर दैट, राइट? अब मैंने एक दिन क्लास में एक बच्चे को बोला कि तू मुझे अगर 5,000 और देगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, मैं और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है? उस स्टूडेंट ने कहा डन सर, आई विल पे यू मोर 5,000, आप अच्छी तरह से पढ़ाइए। मैंने पढ़ाना शुरू किया। वंस आई वॉज डन विथ माई पोर्शन, मैंने उसको कहा कि चल अभी 5,000 निकालो, ओवर एंड अबव व्हाट द फीस वाज ऑलरेडी स्टेटेड, राइट? मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, इज दैट पर्सन बाउंड टू पे मी? यस और नो? व्हाट डू यू फील? अब आप कहेंगे सर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको तो पे करना ही पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज नो। यू नो व्हाई? बिकॉज अच्छी तरह से पढ़ाना, दिस परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी माई ऑब्लिगेशन, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू। A student does not have to pay me over and above my fees and expect कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊं। भाई मेरा तो काम ही अच्छी तरह से पढ़ाना। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि जिसका वैसे भी ड्यूटी है, अगर वही ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है पैसों का, तो आपको उसको देने की जरूरत नहीं है। देर इज हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है। कल जाकर अगर मैं कोर्ट में कहता हूं कि नहीं नहीं मेरे तरफ से तो कंसिडरेशन था, जहां पर मैं तो अच्छा सिखा रहा था, तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे से तो वैसे भी टीचर से तो वैसे भी एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाए। आर यू गेटिंग दिस? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल।
लेट अस से फॉर एग्जांपल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड एंड देयर वर राइट्स, ठीक है, दंगे हो गए रोड पर, एंड एवरीबडी वाज रनिंग हियर एंड देयर. There was nobody on the road, and I could see there's a group of people coming maybe 300 200 meters मुझसे दूर है, and they were running towards me with stones and swords in their hands. Now I was completely afraid, कहाँ जाऊं, क्या करूं. Let us say for example वहां से पुलिस का जीप आ रहा था जो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से मे बी लेफ्ट जा रहा था, एंड दे वर ऑल्सो रनिंग. हालांकि आर इंडियन पुलिस इज नॉट लाइक दैट, but let us say for example, just for the sake of example I'm saying, they were also running. Okay, तो मैंने उस गाड़ी को रुकाया और मैंने कहा प्लीज मुझे भी आपके व्हीकल में ले लीजिए, मेरा भी घर यहीं पर है, मुझे डर लग रहा है, मे बी विद इन अ मिनट और टू दीज पीपल विल कम एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट बीटिंग मी, और मुझे लग जाएगा, तो आप मुझे छोड़ दीजिए. तो पुलिस वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखें. तो अचानक से मैंने उनको कहा प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे घर तक छोड़ देंगे तो आई विल पे यू 10 लाख रुपीज. Right, I'll pay you 10 lakh rupees. Let us say for example, again I'm telling you ऐसा हमारा पुलिस सिस्टम नहीं है, but just for the sake of example I'm saying, अचानक से एक पुलिस वाले का क्या कहते हैं, आंखों में तारे चमके और उसने कहा अच्छा ऐसा है, अगर हम आपको घर तक छोड़ेंगे तो आप 10 लाख रुपए देंगे. एंड आई वाज लाइक यस. तो उसने बोला आइए जल्दी से गाड़ी में बैठे, और मैं बैठ गया और हम लोग वहां से निकल गए. आफ्टर 5 minutes आई रीच्ड माई होम, आई गॉट डाउन, और जैसे ही मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था उन पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे कहा अरे भाई साहब, आपने प्रॉमिस किया था हमें 10 लाख रुपए देने का, हमने आपकी जान बचाई है, अब आप मुझे बताइए एम आई लाइबल टू पे और नो. द करेक्ट आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज यार वैसे भी पुलिस से इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. उनका ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि सिटीजन्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करे, पीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, राइट? तो जो उनका ड्यूटी है उसी के लिए मैं पैसे क्यों दूं? उनकी तरफ से क्या कंसिडरेशन मुझे पास हुआ है? समझ में आ रहा है अब आपको कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये एग्जाम्पल है इस चीज का. ये पॉइंट ये कहता है क्या, जैसे यहां पर जो अगर आप स्लाइड पे देखोगे तो यहां पर भी वही है कि आपने लॉयर को बोला कि अगर मैं केस जीत गया तो मैं तुझे ओवर एंड अबव दूंगा. अब केस जीत जाने के बाद लॉयर कहता है 2 पैसे. मुझे बताइए लॉयर से एक्सपेक्टेड क्या है? लॉयर हम हायर ही क्यों करते हैं कि भाई हमारा हमें 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 जो है वो एक तरह से न्याय मिले, हम केस जीते, हमारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो. तो जो लॉयर की ड्यूटी है उसी के लिए हम उसको पैसे क्यों दें? उसके तरफ से क्या कंसिडरेशन हो रहा है? Are you getting this? So I hope I gave you a lot of examples and you understood what this point wants to say. So it says the performance of what one is legally bound to perform will not be considered as a consideration from them side, and therefore if there's any sort of contract where you are making a promise कि I'll pay you, then that contract is void and there is no need for you to pay them. Clear hai? Sure about this? The 7th point says the consideration must be real and not illusory. अब ये रियल एंड इल्यूजनरी मतलब क्या? बहुत बार लोग ऐसे करते हैं तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा ना. मुझे बताइए इज इट रियल और इल्यूजनरी? या बहुत बार लोग कहते हैं कि आप मुझे 5 लाख रुपीस दीजिए, मैं आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को जिंदा कर दूंगा. मुझे बताइए ये हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल. तो रूल कहता है जब आप कंसिडरेशन में किसी को कुछ प्रॉमिस करते हो तो प्लीज मेक श्योर करें कि वो रियल है और इल्यूजनरी नहीं. वो ऐसा ना हो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है या लीगली ही इम्पॉसिबल है या अनसर्टन है. अनसर्टन मतलब ऐसा कंसिडरेशन जो आज कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त फिक्स नहीं कर सकते कि कितना होगा. तो ऐसा सब नहीं चलेगा. मेक श्योर यू प्रॉमिस ओनली व्हाट कैन बी फुलफिल्ड. डोंट प्रॉमिस समथिंग विच इज इल्यूजनरी. क्लियर है? The 8th point says the consideration should not be something which is unlawful, immoral, or opposed to public policy, which clearly intends guys कि unlawful consideration ऐसा ना हो जो लॉ के तरफ से ही forbidden है, मतलब लॉ में ही ना बोला गया है. लेट अस से आपने उसको कहा कि क्या तू मेरे लिए काम करेगा, मैं तुझे ड्रग्स लाके दूंगा. दैट इज नॉट अलाउड इन लॉ. फ्रॉड है. ऐसा कुछ कर रहे हो आप जो लॉ के ही प्रोविजन को डिफीट कर दे. ऐसा कुछ प्रॉमिस करना जो किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना जो कोर्ट के द्वारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई विथ रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन. अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, मैंने पीछे पहले ही बताया कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अलाउड. अगर आपको याद होगा आंटी अंकल और डॉटर वाला एग्जाम्पल,
right? But there is a concept known as stranger to a contract. Now what is a stranger to a contract? Stranger to a contract ka matlab who is not a party to contract and still intending to file a case against any one of the party in a contract. The rule says such person cannot file a suit because he is not a party to contract. तो यहां पर अगर आप देखेंगे द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम वन थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. अब एग्जाम्पल देखिए, पी को क्यू को बहुत ज्यादा पैसे कर्ज में था, क्यू को पैसे देने थे, तो पी ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी आर को बेची विथ अ प्रॉमिस कि मैं तुझे प्रॉपर्टी बेच रहा हूं लेकिन मेरा जितना भी क्यू के तरफ कर्जा है तो वो पूरा कर्जा पे कर देगा, क्योंकि आर को प्रॉपर्टी डेस्परेटली चाहिए थी और वो पी के पीछे कब से लगा था. तो पी ने फाइनली डिसाइड किया कि यार मेरे पास वैसे भी मेरे सिर पर बहुत कर्जा है, तो पी ने आर को प्रॉपर्टी बेची और कंसिडरेशन में सामने ये कहा कि मेरा जितना भी कर्जा है ये प्रॉपर्टी को बेचकर जो मुझे पैसे आएंगे, जो भी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस जो भी पैसे होंगे तू क्यू को दे दे एंड मेक मी डेट फ्री. अब आर ने कभी क्यू को पैसे दिए ही नहीं, आर फेल टू डू दैट. तो ऐसे सिचुएशन में पता है क्या हुआ, क्यू ने केस कर दिया आर पर. अब मुझे बताइए ऐसा अलाउड है क्या? क्या क्यू आर पे केस कर सकता है क्या? ये तुझे प्रॉपर्टी मिल गई, तू मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहा है? मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? पी और आर के बीच में. और पी और आर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि पी आर को अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा और आर उसके पैसे क्यू को देगा. अब क्यू जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, तो वो कैसे किसी पर केस कर सकता है? वो कैसे आर पर केस कर सकता है कि तूने प्रॉमिस किया था पी और आर में और तू मुझे पैसे नहीं दे रहा है? सो दिस इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते. क्लियर है? लेकिन ये रूल कुछ जगहों पर चलेगा. अब कौन सी जगहों पर चलेगा? तो इसको स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोला मैंने? व्हाट आर द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब इन केसेस में द कंसर्न पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट वो फिर भी केस कर सकता है. ऐसा एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट के यू आर अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट यू कैन स्टिल फाइल अ केस अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन. तो वो कौन से एक्सेप्शन है हम लोग वन बाय वन देखेंगे, बट आई होप पहले आपको समझ में आया कि अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू एंड दैट इज नथिंग बट अ डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डॉक्ट्राइन मतलब रूल, लॉ. सो जब कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी केस नहीं कर सकता एंड दैट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट जैसे मैंने कहा उसके कुछ एक्सेप्शंस है. अब वो एक्सेप्शंस क्या है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. पहला है इन द केस ऑफ ट्रस्ट. अभी आपको मालूम है कि बहुत बार हम एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और ट्रस्ट हमेशा किसी बेनिफिशियरी के नाम पर होती है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक ट्रस्ट के साथ, एक ट्रस्ट बनाई और मैंने मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उस ट्रस्ट के नाम कर दी और मैंने कहा कि अभी मेरा जो सन है वो माइनर है, लेकिन ये ट्रस्ट में जितने भी एसेट्स में ट्रांसफर कर रहा हूं वो सारे ही उसके बेनिफिट के लिए है. सो द डे ही बिकम्स मेजर यू शुड गिव ऑल दैट एसेट्स टू हिम. अब कल जाकर लेट अस से फॉर एग्जांपल ट्रस्ट ये नहीं मानती, ट्रस्ट ये नहीं करती, तो क्या बेनिफिशियरी केस कर सकता है? यस, वो कर सकता है, बिकॉज अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वॉज नॉट अ पार्टी बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी. बट जबकि ट्रस्ट उसके लिए बना था, उस ट्रस्ट में जो असेट्स थे वो उसके बेनिफिट के लिए थे, तो वो केस कर सकता है. क्लियर है? सेम इज इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. लेट अस से एक फैमिली सेटलमेंट हुआ था जहां पर एक फादर ने अपने दो सन्स के नाम पर प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी थी विद अ कंडीशन, विद अ कंसिडरेशन कि वो अपनी मदर को मतलब उसकी वाइफ को हमेशा संभालेंगे. अब दोनों ही सन्स ने एग्री किया कि ठीक है वी विल टेक केयर ऑफ मदर और वो प्रॉपर्टीज अपने अपने नाम कर ली, लेकिन बाद में कभी उन्होंने उनकी मदर को संभाला ही नहीं. तो क्या ऐसे वक्त पे मदर अपने राइट्स के लिए उन सन्स पर केस कर सकती है? द करेक्ट आंसर इज यस. सो ये है इन द केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट जहां पर द कंसर्न मदर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हर सन्स. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? द थर्ड इज एग्जैक्टली द सेम इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स. ना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स में ऐसा होता है कि लेट अस से कि डॉटर के जो फादर है उन्होंने डॉटर के फादर इन लॉ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया
कि ओके आई एम ओके विद दिस मैरिज सब्जेक्ट टू फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम द हस्बैंड, मतलब जो उनकी डॉटर है उसके हस्बैंड की तरफ से मंथली उसे कुछ पैसे मिलेंगे। अब ये अरेंजमेंट जो है, मैरिज हो गई लेकिन उसके बाद निभाई नहीं गई, तो क्या ऐसे वक्त पे जो वो डॉटर जिसकी शादी हो गई थी, क्या वो केस कर सकती है? यस, ही कैन फाइल द केस इवन इफ शी वाज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर हर बेनिफिट। द फोर्थ पॉइंट इज इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोग असाइन ही मेंशन करते हैं। तो रूल कहता है व्हेन द बेनिफिट्स आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बीन असाइंड, तो जो पॉलिसी में असाइन ही होता है वो भी अपने राइट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए केस फ्यूचर में अगर चाहिए तो फाइल कर सकता है। द फिफ्थ इज एस्टोपल। अभी एस्टोपल आपको तो सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप में बहुत बार हमने सिखाया है। एस्टोपल का मतलब आप हैं नहीं, लेकिन आप दुनिया को अपनी अपने एक इंप्रेशन के द्वारा या अपने बिहेवियर के द्वारा या अपने कंडक्ट के द्वारा आप बता रहे हो कि आप वो पोजीशन को होल्ड करते हो, बट जबकि आप वो नहीं करते। तो रूल कहता है अगर आपने ऐसी कोई पोजीशन को इनैक्ट किया है, दुनिया को एक ऐसी इंप्रेशन दी है कि आप होल्ड करते हो, और आपने कोई चीज का प्रॉमिस किया है और बाद में अगर आप उसको नहीं निभाते, तो रूल कहता है सामने वाली पार्टी आप पर केस करेगी। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आई वॉज एक्चुअली नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉज जस्ट बिहेविंग इन सच मैनर जिससे लोगों को एक ऐसी इंप्रेशन हो कि मैं पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हूं, बट जबकि मैं नहीं हूं। फिर वो नहीं चलेगा, फिर पीपल विल पुट अप अ केस अगेंस्ट यू एंड आपको वो सब चीजों को एग्री करना पड़ेगा, आपको सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सिक्स्थ इज इन द केस ऑफ कोविनेंट्स। कोविनेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस अटैच्ड विद द लैंड। तो ये क्या है? अभी लेट अस से फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड प्लॉट है, लेट अस से गवर्नमेंट का एक प्लॉट है और इस प्लॉट पे सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही बन सकती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसा ही कुछ बन सकता है। ठीक है, ये लैंड ही वो कंडीशन के साथ गवर्नमेंट थी, तो वो गवर्नमेंट से मैंने वो लैंड परचेज करी, ठीक है, बट मैंने उस पर अभी तक कुछ बनाया नहीं। अब मैंने वही लैंड मेरे एक फ्रेंड को दे दी, मिस्टर ए को, ठीक है। अब मिस्टर ए इस पर अपना घर बनाना चाहता है। अब बताइए वो बना पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑथोराइज गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स इस लैंड पर आ सकते हैं। तो मिस्टर ए ने आर्ग्यू किया कि जब मेरा और मिस्टर ए का एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि इस लैंड पे ऐसे ही हो सकता है वैसे ही हो सकता है, उस एग्रीमेंट में तो कोई कंडीशंस नहीं थी। तो गाइस रूल ये कहता है कि ऐसा अगर कोई कोविनेंट्स अटैच्ड है किसी पर्टिकुलर लैंड को, तो फिर भले ही आगे कितनी बार भी आप वो रीसेल करें और उस एग्रीमेंट में उसके बारे में मेंशन ना हो या उस कंडीशंस के बारे में मेंशन ना हो, हर एक सक्सेसर को वो सारे कोविनेंट्स, वो सारी कंडीशंस जो उस लैंड के साथ अटैच्ड है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? यहाँ पे क्लियर लिखा है द कोविनेंट्स अफेक्टिंग द लैंड मे बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? The seventh is contracts entered through an agent. Now you know that a principal appoints an agent and the principal can enforce the contracts entered by his agent. तो कल जाकर ऐसा ना हो जाए कि एजेंट और किसी थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कल जाकर प्रिंसिपल को केस फाइल करना है तो थर्ड पार्टी कहता है कि कैसे तुम केस कर सकते, तो तुम तो कभी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थे ही नहीं। डोंट टॉक रबिश। मुझे बताइए, जब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ, तो वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट? भले ही वहां पर एजेंट है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किस दो लोगों के बीच में हो रहा है? कैन आई से प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी? यस। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल तो कभी भी चाहे तो केस कर सकता है, बस मेक श्योर करना है कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी में, अपने स्कोप में रहकर काम किया है एंड प्रिंसिपल के लिए काम किया है, ना कि खुद के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट ऑन हिज ओन अकाउंट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर आपके एक्सेप्शंस खत्म होते हैं। अब हम एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कंसिडरेशन ना हो गाइस, तो भी वो वैलिड होंगे और लॉ उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार कह रहा हूं, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है
फिर भी लॉ उन्हें वैलिड कंसिडर करेगा। हमें तो पता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन यस, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा, देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस, जहां पर एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन एब्सेंट है, देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे एंड एनफोर्सेबल रहेंगे। क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट अस से मैं घर पे गया और मेरी वाइफ ने मेरा फेवरेट पास्ता बनाया। ठीक है, अब जबकि मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसको बोला कि आई एम वेरी हैप्पी और आई एम फीलिंग अ लॉट सेटिस्फाइड, बहुत दिनों बाद अच्छा कुछ खाया है, तो आई विल गिव यू टुमारो मॉर्निंग 10,000 रुपीज। ओके, मैंने ऐसे ही बोल दिया एंड आई वेंट। अब अगले दिन मॉर्निंग माई वाइफ वॉज देयर एंड शी स्टेटेड कि एज यू प्रोमिस्ड गिव मी 10,000 रुपीज। तो मुझे बताइए, क्या मैं लाइबल हूं देने के लिए? हाँ या ना? लाइबल हूं या नहीं? सो द करेक्ट आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज हमारा कोई इंटेंशन, अगर आपको मेरे स्टार्ट के कॉन्ट्रैक्ट के वीडियोस मालूम है, क्या हमारा कोई इंटेंशन था क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का? नॉट एट ऑल। इट वॉज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कल जाकर अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि आज तू उस क्लास में फर्स्ट आ, मैं तुझे मोबाइल फोन लेके दूंगा या टू व्हीलर लेके दूंगा, और लेट अस से बच्चा फर्स्ट आ जाता है, अब वो कल जाकर अपने डैड को कहता है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मोबाइल फोन लेके दोगे, आप मुझे लेके दो, और अगर उसके डैड ने बोला नहीं मैं नहीं लेके दूंगा, तो क्या वो अपने डैड पे केस कर देगा? क्या वो अपने डैड या पेरेंट्स को कोर्ट में लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करने का था ही नहीं। लेकिन गाइस, अब लॉ कहता है, लेट अस गेट बैक टू द सेम एग्जांपल, अगर मैंने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मेरी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि यू वर्क डेली सो हार्ड फॉर मी एंड इन कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न आई प्रॉमिस टू गिव यू मंथली 15,000 रुपीज, और मैं उसका एक रिटर्न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाता हूं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इट शुड बी इन राइटिंग and such agreement should be registered. Then, my friends, the wife has full right to claim the amount of money that has been promised monthly. फिर भले ही वाइफ की तरफ से कोई कंसिडरेशन ना हो, बट जबकि इट वॉज ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, द पार्टीज आर रिलेटेड, it is in writing, and it is registered under the law, which are all the four conditions being satisfied, I have to pay the fixed amount that has already been promised to the concerned person. Clear है? मैं यहां पर स्पेसिफिकली नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्यों बोला गया है? बिकॉज कल जाकर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कंटाल गया है, या वाइफ अपने हस्बैंड से कंटाल गई है, और वो ऐसी कहती कि भाई तू प्लीज अलग कहीं दूसरे होटल में रह जा, घर पे मत आ, मैं तेरे को 10,000 रुपीज दूंगा मंथली, बस ये कर लेता हूं, तो वॉज दिस ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन? नो। तो फिर आप वहां पर एनफोर्स नहीं कर पाओगे। आई बात आपको समझ में? इसीलिए रूल यहां पर कहता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन द पार्टीज आर क्लोज टू ईच अदर, दे हैव अ रिलेशन, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड द एग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड। अगर ऐसा हुआ तो भले ही वाइफ की तरफ से कोई कंसिडरेशन ना हो, बट हस्बैंड विल बी लाइबल टू पे वाइफ अ फिक्स अमाउंट दैट वाज प्रॉमिस्ड। क्लियर है? सेकेंड, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। क्या मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उस मैंने एक कंसर्न पर्सन को बिल्डिंग से आग लगी थी तो बाहर निकाला था, ये मेरी खुद की वॉलंटरी सर्विस थी, राइट और नो? अब अगर मैं उसको बोलूं कि मुझे पैसे दो, तो क्या वो लाइबल है? नहीं। हमने पीछे ही देखा था कि वो लाइबल नहीं है, बिकॉज इट द कंसिडरेशन वॉज नॉट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। लेकिन गाइज, अगर मैंने तो उसको बचा लिया और फिर वो अगर मुझे कहता है कि यार थैंक यू, यू सेव माई लाइफ, आई विल पे यू 5,000 रुपीज, तो क्या उसको देना पड़ेगा? हाँ, वो ही पॉइंट यहां पे है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे एक एक पॉइंट, पहला, द सर्विस यू हैव रेंडर्ड इज वॉलेंट्री, मतलब मैंने उसको आग से बचाया। सेकेंड, द सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, ऑब्वियसली, जिसकी मैंने जान बचाई है। थर्ड, द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वर रेंडर्ड। यस, ऑब्वियसली वो वहां पर था। ये वाला पॉइंट इसलिए ऐसा बोला है, द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम, का मतलब है बहुत बार है ना, प्रमोटर्स अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? और तब तक कंपनी, तो आपको मालूम है आर्टिफिशियल पर्सन है, इट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एवरीथिंग इज डन।
तो वो तब तो आपका वो रिश्ता नहीं होता, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। और फोर्थ इज द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपेंसेट द प्रोमिसी, दैट इज समथिंग दैट आई वाज टेलिंग। अगर वो सामने से बोलता है कि आई विल पे यू 5,000 रुपीज, तो अब तो उसको देना ही पड़ेगा। इसीलिए यहां पे लिखा है अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for you is enforceable under this section. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, P finds R's पर्स एंड गिव्स इट टू हिम। तो किसी को आपका पर्स मिला और उसने आपको वो लौटा दिया। अब वो अगर आपको ऐसा कहेगा देना मेरे को कुछ पैसे, तो आप देने के लिए लायबल हैं क्या? नहीं, बिकॉज उसने जो किया वॉज इट एट योर डिजायर? नो। लेकिन मिल जाने के बाद आप खुश हो गए क्योंकि उस पर्स में लेट अस से फॉर एग्जांपल lakhs of rupees थे, और अब आपने उसको बोला आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज बिकॉज ऑफ योर यू नो, आप इतना ऑनेस्टी से आए और आपने मुझे मेरा पर्स लौटाया, तो मैं आपको 10,000 देने का प्रॉमिस करता हूं। तो अब दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब तो उसको वो देने ही पड़ेंगे। The third is promise to pay time barred debt. Now I don't know how many people know time barred debt का मतलब है अगर किसी से आपको पैसे लेने हैं, yes, and it's been 3 years that that person has not paid you and you have also not taken any action. So आपको किसी से पैसे लेने हैं और आज 3 साल हो चुके हैं, ये लिमिटेशन एक्ट में लिखा है 3 साल हो चुके हैं, और आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उससे रिकवर करने का, और आप 3 years have been done। तो गाइज रूल सेज जो आपको सामने वाले से पैसे लेने थे ना, वो टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड मतलब अब लीगली यू डोंट हैव एनी रेमेडी कि आप उससे पैसे ले सको। लीगली आप अब उससे कोई भी तरीके से पैसे नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स बीन 3 years, आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, और अब आपको जो उससे पैसे लेने हैं वो टाइम बार्ड हो गए। क्लियर है? तो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल मुझे राहुल से पैसे लेने थे, ठीक है, लेट अस से 1 लाख रुपीज लेने थे, एंड इट्स बीन 3 years दैट आई हैव नॉट, मैंने उसको बीच बीच में काफी रिमाइंडर्स भेजे, लेकिन बाद में आई न्यू कि दैट पर्सन विल नेवर पे मी। मैं भी बिजी हो गया और मैंने भी कभी उससे मांगा नहीं, मुझे लगा शायद वो खुद ही कभी आकर देगा, एंड इट्स बीन 3 years, ना मैंने उससे कभी मांगा ना उसने मुझे कभी कॉल बैक किया। नाउ दैट पर्टिकुलर अमाउंट हैज बिकम टाइम बार्ड। अब तो लीगली भी मैं चाहूं कोर्ट में जाकर केस करूं या कुछ ना कुछ करूं तो मैं नहीं कर सकता। आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल माई ऑप्शंस। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इट्स बीन 4 years एंड राहुल अपना जिंदगी जी रहा है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, बट उसका कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं रहा। ठीक है, उसका कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं रहा, और उसको अचानक से ऐसा लगता है वन नाइट व्हेन ही वाज स्लीपिंग, उसको ऐसा लगा कि यार उसने मेरा पैसा डुबा दिया, इसलिए उसके साथ सब खराब खराब ही हो रहा है। तो नेक्स्ट वन फाइन मॉर्निंग ही केम एट माई ऑफिस, और उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपको पैसे देने थे जो मैंने 4 साल हो गए अब तक नहीं दिए, बट नाउ आई प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख रुपीज विद इन 1 week। नाउ यू नो व्हाट हैज हैपेंड, जबकि सामने वाले ने आकर खुद प्रॉमिस किया है कि वो हमें पे करेगा, जो डेट टाइम बार्ड हो चुका था। गाइस नाउ दैट हैज अगेन बिकम एक्टिव, और अब आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उससे अपने पैसे ले सकते हैं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर आप देख सकते हैं व्हेन अ प्रॉमिस इन राइटिंग इज साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज एजेंट दैट आई विल पे द डेट व्हिच इज बार्ड बाय लिमिटेशन, व्हिच इज अ टाइम बार्ड डेट, will be considered as valid even if it is now without any consideration। मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ रिटर्न है, लेकिन वो खुद ही आके उसने अगर मुझे प्रॉमिस कर दिया कि जो डेट टाइम बार्ड हो चुका है मैं आपको विद इन 1 week पे करूंगा, तो ना वो डेट इज अगेन लाइव अगेन, एंड अब मैं उससे वो पैसे ले सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं A is indebted to C for 60,000, बट वो डेट अब टाइम बार्ड हो चुका है। अब एक कुछ सालों बाद आया और उसने रिटर्न में प्रॉमिस किया है कि मैं प्रॉमिस 50,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोलकर आपको दे दूंगा। तो रूल कहता है अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जो आप एनफोर्स कर सकते हो, और आप लीगली उससे 50,000 रुपीज ले सकते हैं। क्लियर है? द फोर्थ इज एजेंसी। अब एजेंसी पर मेरे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स बने, मेरे वीडियोस बने हुए हैं, यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप जाकर खास एजेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट आपको भी मालूम है एजेंसी रिलेशनशिप में देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, सो देयर हैज टू बी नो कंसिडरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट टू क्रिएट एन एजेंसी रिलेशनशिप। द फिफ्थ इज कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स का मतलब है ऐसे गिफ्ट जो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिए। अब इसका भी शॉर्ट में मतलब आपको बता देता हूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपके 4-5 फ्रेंड्स ने मिलकर आपने अपने किसी एक फ्रेंड का जो बर्थडे था उसको गिफ्ट देने का, सरप्राइज गिफ्ट देने का आपने एक प्लान बनाया।
आप सारे ही लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, आपने 5,000 रुपीज का कुछ गिफ्ट लिया और आपने जाकर अपने फ्रेंड को बर्थडे पर दिया। उस फ्रेंड ने आपको पहले ना 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 कहा, लेकिन अल्टीमेटली उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब जैसे ही कोई अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है उसे कहता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स, राइट। 3 से 4 दिन हो गए और अब उस फ्रेंड जिसको आपने गिफ्ट दिया, आपका उसका सबके साथ झगड़ा हो चुका है। तो आप सारे फ्रेंड्स मिले और आपने कहा कि हमने उसको इतना महंगा गिफ्ट दिया, 5,000 रुपीज का हमने हमारे फ्रेंड को गिफ्ट दिया है और उसने हमसे झगड़ा कर लिया, अब तो हमें हमारा गिफ्ट फिर से चाहिए। हमने उसको क्यों गिफ्ट दिया, अब हमें हमारा गिफ्ट फिर से चाहिए। तो आपने सबने जाकर उसके घर पर कहा कि हमने जो तुझे गिफ्ट दिया है वो तो हमें दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा। हम कोर्ट चले गए। जज साहब ने सारी चीजें सुनी और मुझे बताइए, क्या द कंसर्न पर्सन इज लायबल टू गिव यू द गिफ्ट? आपके मन में आंसर आ रहा होगा हाँ ना। द करेक्ट आंसर इज नो। यस, आप कोर्ट में जाकर बोलोगे कि हमें हमारा गिफ्ट चाहिए बिकॉज हमने उसको गिफ्ट दिया, लेकिन उसने इन रिटर्न हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं, तो हमें हमारा गिफ्ट फिर से चाहिए। बट जज साहब बोलेंगे एज इट इज अ कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब है आपने वॉलेंटरली खुद उसको कुछ दिया और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक बार अगर गिफ्ट एक्सेप्ट हो गया, इट बिकम्स अ कंप्लीटेड गिफ्ट, और फिर भले ही उसके तरफ से कोई कंसिडरेशन पास ना हुआ हो, बट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट कंसर्न पर्सन इज नॉट लायबल टू रिटर्न यू दैट गिफ्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? So nothing in this section shall affect the validity as between the donor and the donee of any gift actually made. Thus, gifts do not require consideration. क्लियर है? बेलमेंट पर मेरा एक खास सेपरेट वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। जहां तक मुझे याद है ऑलमोस्ट 2 से 3 वीडियोस हैं बेलमेंट पर। अगर आप वो भी जाकर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबको ही मालूम है कि बेलमेंट इज कैन बी ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस, और किसी को बेलमेंट ही नहीं पता है तो बेलमेंट का मतलब है हम किसी की चीज कुछ समय के लिए लेते हैं, फॉर सम पीरियड और फॉर सम पर्पस, और वो टाइम या पर्पस खत्म होने के बाद वो चीज हम फिर से लौटा देते हैं। जैसे क्लास में मैंने मेरे सामने स्टूडेंट था, उसको कहा क्या मुझे आप अपना रेड पेन दोगे, और उसने मुझे दिया, और लेक्चर के बाद मैंने उसको उसका पेन फिर से लौटा दिया। नाउ दिस इज बेलमेंट बिकॉज आई वांटेड इट फॉर सम पर्पस। या आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि यार मुझे तेरी बुक देगा कॉपी करने के लिए, मैं 3 दिन बाद तुझे तेरी बुक फिर से दे दूंगा। नाउ दिस इज बेलमेंट, जबकि आपने सामने वाली की चीज कुछ दिन के लिए रखी, आपका पर्पस खत्म हुआ और आपने उसको दे दी। तो मुझे बताइए, अब ये ग्रेचुइटियस भी हो सकती है और नॉन ग्रेचुइटियस भी हो सकती है। ग्रेचुइटियस बेलमेंट का मतलब क्या? आप सामने वाले से उस चीज के पैसे नहीं लेते। लेट अस से आपको अगर किसी फ्रेंड ने आपको कहा कि यार मुझे तेरा 2 व्हीलर देगा, 5 मिनट अर्जेंट है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है मेरे घर पर और आज मैं वॉकिंग आया हूं, क्या तू मुझे तेरी 2 व्हीलर देगा? तो ऑब्वियसली हम उसको देंगे। लेकिन वो जब आएगा तो हम उसको ऐसा बोलेंगे कि चल निकाल 100 रुपए 150 रुपए? बिल्कुल भी नहीं। कभी आप अपने अपने फ्रेंड से बुक ली क्लास में कंप्लीट करने के लिए, आप बीमार थे और आप 3 दिन क्लास नहीं आए, तो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि आप आपकी बुक देंगे, मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा। तो क्या आप उससे पैसे लोगे कि 1 दिन का 100 रुपया, 3 दिन का 300? बिल्कुल भी नहीं। तो बेलमेंट जो है वो ग्रेचुइटस भी हो सकता है और नॉन ग्रेचुइटस। नॉन ग्रेचुइटस का मतलब क्या? बहुत बार आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए होंगे बाय रोड, तो बहुत बार हम लोग रेंट पे कार लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सामने वाले की कार लेते हैं, बट उसके लिए हम उसको पैसे भी देते हैं। इसको कहते हैं नॉन ग्रेचुइटियस, जहां पर हम सामने वाली की चीज कुछ पर्पस या टाइम के लिए ले रहे हैं लेकिन उसको पैसे भी दे रहे हैं। ग्रेचुइटियस बेलमेंट का मतलब क्या है? हम पैसे नहीं दे रहे, जो मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जांपल्स दिया। और इसीलिए रूल कहता है कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। परफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज चैरिटी। अब ये चैरिटी क्या है, थोड़ा एकदम ध्यान से समझिए। मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, बट मेरे साथ ऐसा होता है। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपने जो भी मंदिर, टेंपल, मस्जिद, जहां पर भी आप जाते हो प्रे करने के लिए, लेट अस से व्हेन यू आर प्रेइंग आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं, राइट? तो लेट अस से वन फाइन डे व्हेन आई वाज इन माय जैन टेंपल, तो व्हेन आई वाज प्रेइंग मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज टॉकिंग विथ मी, और एंड ही स्टेटेड कि कुछ अच्छा करो तो आपका अच्छा होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको। तो जब मैं निकला बाहर, तो वहां पर जो ट्रस्टी थे उस पर्टिकुलर टेंपल के, उस मंदिर के, मैंने उनको कहा कि आई एम रेडी टू पे 10 लाख रुपीज, आई एम रेडी टू पे 10 लाख रुपीज, और आप उस मंदिर के लिए कुछ ना कुछ, लेट अस से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मार्बल का स्ट्रक्चर है, यस, आप मार्बल का स्ट्रक्चर है छोटा सा, कुछ ना कुछ मंदिर के लिए मैं करना चाहता हूं और मैं उसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, प्लीज डू इट। तो वो जो ट्रस्टी थे वो पहचान के थे, उन्होंने कहा डन। अब जब मैं वहां से निकल गया
तो घर पर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैंने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही अमाउंट बड़ा कोट कर दिया, ये औकात से बाहर है। सो आई थॉट कि नाउ इट्स बेटर कि हम उस मंदिर बाद में कभी जा ही नहीं, वरना वो ट्रस्टी हमें पकड़ लेगा। ठीक है, एकदम जस्ट जोकिंग वे में बोल रहा हूँ। आई होप, मेरा बस एक ही इंटेंशन है कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातें समझाऊं। तो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल मैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता गया ही नहीं, और एक दिन कहीं रास्ते में वो ट्रस्टी मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे कहा धप्पा, और उन्होंने मुझे कहा कि ए तूने तो बोला था कि 10 लाख रुपीस देगा मंदिर के लिए, कोई मार्बल का स्ट्रक्चर बनाना है एंड ऑल दैट पार्ट, और तू तो गायब भी हो गया, चल अभी पैसे निकाल, तूने वादा किया था। तो मैंने कहा नहीं सॉरी यार, मैंने वो ऐसा बोल दिया, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझ पर केस कर दिया, हम लोग कोर्ट गए, जज साहब ने हमें कहा बोलो क्या हुआ, और उन्होंने सब सुना। अब मुझे बताइए, एम आई लाइबल टू पे और नो? अब आपके मन में आ रहा होगा हाँ ना पता नहीं। द करेक्ट आंसर इज नो, आई एम नॉट लाइबल टू पे, बिकॉज मैंने तो प्रॉमिस किया 10 लाख रुपीस दूंगा, लेकिन मेरे को सामने इन कंसिडरेशन, इन रिटर्न कोई प्रॉमिस था क्या? नहीं था। और इसीलिए जबकि मेरे तरफ से कंसिडरेशन था बट सामने वाले से कोई कंसिडरेशन नहीं था, आई एम नॉट लाइबल टू पे 10 लाख रुपीस। बट सर आप कहेंगे सर ये तो एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन चल रहा है ना, मतलब आप हमें ये सिखा रहे हो ना कि कंसिडरेशन ना हो तो भी वैलिड होगा। यस, तो फिर आप अभी तो बोल रहे हो सर कि यहां पर तो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एंड यू आर नॉट लाइबल टू पे। तो मैं अब आपको इसी एग्जांपल को ट्विस्ट करता हूं, और एक केस लॉ हुआ था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, जहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को, क्या हुआ था इस एग्जाम्पल में। तो यहां पर सेम एग्जाम्पल को मैं दोहराऊंगा, मैं आप मेरा सुनिए, स्क्रीन पे मत देखिए, जो मैं बोल रहा हूं बस वो सुनिए। तो यहां पर ऐसा हुआ था कि मैंने सेम वहां के ट्रस्टी को कहा कि मैं 10 लाख रुपीस दूंगा, और मेरे बोलने पर गाइस ट्रस्टी ने 2 दिन के अंदर मार्बल ऑर्डर कर दिया, वो लेबरर्स को हायर कर लिया और काम भी शुरू हो गया, बिकॉज ही न्यू मी, और उनको ये ट्रस्ट था कि ठीक है यार 2-3 दिन 4 दिन में वो आएगा और 10 लाख रुपए देगा। तो उन्होंने मेरे बोलने पर मंदिर का काम शुरू करवा दिया। अब ऐसी सिचुएशन में लेट अस से फॉर एग्जांपल 5 से 6 हफ्तों बाद जब वो मुझे रोड पर मिले और उन्होंने मुझे ये कहा, और मैं अगर ये कहता हूं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैंने ज्यादा बोल दिया, और हम अगर कोर्ट चले जाएं, तो गाइस द जज साहब मुझे एक फटकार लगाएंगे। जज साहब मुझे कहेंगे कि नो यू आर लाइबल टू पे, even though there was no consideration, but there was a sufficient consideration on the part of the trustee, because on the basis of yours promise he has already incurred an expenditure of buying marble and hiring laborers, and therefore I am liable to pay, I am liable to complete my obligations stated. क्लियर है? ये मुझे बताना था, इसलिए मैंने पहले आपको वो एग्जांपल दिया और यहां पर दिया। अगर आप ये एग्जांपल यहां पर देखना चाहते हैं तो इन दिस केस द डिफेंडेंट हैज एग्रीड, अगर आप 1 मिनट यहां पर देखेंगे, 1 मिनट, सो यहां पर लिखा हुआ है in this case the defendant had agreed to give 100 rupees towards the construction of a town hall. The secretary, on the faith of the promise, started the plans, entrusted the work to contractors and also undertook the liability. उसके बाद द डी refused to pay the promise. तो क्या वो कर सकता है? अभी मैंने कहा नहीं. It was held that though the promise was for a charitable purpose, there was no benefit to D, मतलब D को भी उससे कोई कंसिडरेशन नहीं था, but still is liable to पे, बिकॉज उसके प्रॉमिस की वजह से ही सामने वाले ने ऑलरेडी लाइबिलिटी इंकर कर ली है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, कौन से एग्जाम्पल्स समझे, कौन से एग्जाम्पल्स नहीं समझे, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। This whole video was on consideration, where we have covered each and everything relating to consideration. We have covered stranger to contract, उसके exceptions, consideration के exceptions, consideration के legal points, aspects, definition, meaning and so forth. Sure about this? मैं आपको सिर्फ ये भी बताना चाहूंगा कि हमने ऑलमोस्ट सारी ही एक्ट्स के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।